हेलो बच्चों, मैं राधा मीना संदीपनी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है वर्णमाला। वर्णमाला में हमने स्वर, व्यंजन और अयोगवहा पढ़ चुके थे। मैंने आपको बताया था कि जो व्याकरण होती व्याकरण जो होती है उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, जिसमें से हम क्या पढ़ चुके हैं? वर्ण में पूरी वर्णमाला पढ़ चुके हैं। आज हम जो दूसरा टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है शब्द। क्या कर रहे हैं? शब्द। लेकिन शब्द के पहले हमको शब्द की परिभाषा को जानना जरूरी कि परिभाषा है क्या शब्द की। तो देखें, एक एग्जाम्पल से हम बात करते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिखा काम, ये का, ये बड़ा की मात्रा, ये माँ और ये अ। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं जीवन में, जा, ई, व, आ, ना, आ, तो देख रहे हैं 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? हम शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। और शब्द कैसे होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? शब्द सार्थक होना चाहिए। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे जीवन का अर्थ निकल रहा, काम का अर्थ निकल रहा। जिसका अर्थ नहीं निकलता है वो निरर्थक होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा में आप देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे जीवन, भेद, विकारी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। लेकिन क्या होना चाहिए? एक शर्त होनी चाहिए जिसका कि उसका सार्थक यानी उसका कुछ अर्थ निकले, उसकी बात करते हैं। अब बात आती है शब्द के भेद या प्रकार। तो शब्द के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार के। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होता है, जिसमें पहला है व्युत्पत्ति, बनावट या रचना, दूसरा उत्पत्ति, इतिहास, तीसरा है प्रयोग और चौथा है अर्थ के आधार पर। परिभाषा आप याद रखिए कितने प्रकार के होते हैं शब्द के भेद? शब्द के भेद 4 प्रकार के, व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर की बात करते हैं। अब देखिए बच्चे जो रहते हैं व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कभी पूछा जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के हैं, तो 5 लगाते हो, और उत्पत्ति के आधार पर बोलते तो 3 लगा देते। इन दोनों में बहुत अंतर होता है। व्युत्पत्ति की जहां बात करते हैं, व्युत्पत्ति का मतलब है कि कोई शब्द बना कैसे। क्या बोल रहे हैं? कोई शब्द बना कैसे? कोई भी शब्द है बना कैसे। जैसे हम बात करें, एक सिंपल एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हिंदी शब्द बना कैसे, तो हम पहले बताते हैं कि भाई फारसी भाषा ईरानी भाषा के शब्द से मिला, क्योंकि ये लोग सा को हा बोलते थे, इसलिए सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे, इसलिए हिंदी बोलने वालों को हिंदू बोलते थे, यानी हिंदी बोलने वाले को बोलते हैं हिंदी। तो क्या बता रहे हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर कोई शब्द बना कैसे, उसकी बनावट किस प्रकार की होती है, यही चीज बात करते हैं। उत्पत्ति की बात करते हैं। उत्पत्ति का मतलब उसका इतिहास क्या है, आया कहाँ से, किस तरीके से आया है, तो ये है उत्पत्ति के आधार पर, यानी इतिहास की बात करते हैं कि शब्द आया कहाँ। अब दोनों में अंतर समझ, शब्द बना कैसे और शब्द आया कहाँ से। हम बोलते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से हुई है, तो वो किसके आधार पर हो जाएगा? इतिहास के आधार पर। यदि हम बोलते हैं कि जो हिंदी शब्द बना कैसे, तो किसके आधार? व्युत्पत्ति या बनावट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमेशा याद रखिए कि यदि शब्द के भेद बताते हैं, शब्द के भेद 4 होते हैं, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, प्रयोग और अर्थ के आधार की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्युत्पत्ति या बनावट के आधार। किसके आधार पर बनेंगे? व्युत्पत्ति या बनावट की बात करते हैं, जिसमें पहला होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ की हम बात करते हैं, रूढ़ की बात करते हैं। रूढ़ तो रूढ़ होता क्या है कि वे शब्द जो मूल रूप से बने हुए हों। क्या बोले हैं? कि वे शब्द जो मूल रूप से बने हों, अर्थात जिनका विशेष अर्थ होता है। रूढ़ का मतलब है विशेष अर्थ। विशेष अर्थ तो क्या बोला हमने कि रूढ़ क्या बोले हैं कि ऐसे शब्द जो मूल रूप से बने होते जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। क्या बोल रहे हैं? कि मूल रूप से बने हुए जिनको तोड़ा नहीं जाता
और यदि तोड़ देते हैं तो वो अपना अर्थ खो देते हैं, उसको बोला जाता है रूढ़ शब्द। जैसे देखिए हम बात करते हैं, जैसे हमने बोला है ये है घर, घर को तोड़ा, घा अलग हो गया, रा अलग हो गया, गाय, तो गा को अलग कर दिया, या को अलग कर दिया, यानी तोड़ने पर ये अपना अर्थ खो देते हैं। कोई भी शब्द होगा, ये हो जीवन, जी अलग हो गया, वन अलग हो गया, तो आप देख रहे दोनों के सार्थक अर्थ, दोनों के तोड़ने के बाद दोनों के सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। यदि दोनों के सार्थक अर्थ नहीं निकल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द नहीं होगा। तो परिभाषा की हम बात करते हैं तो देखें परिभाषा में कि वे शब्द जो मौलिक हैं, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, सार्थक जिसका कोई अर्थ निकलने वाले खंड हो, जिसके सार्थक खंड ना हो सके, और यदि इनको तोड़ा जाता है तो ये अपना अर्थ खो देते हैं, उनको बोला जाता है रूढ़ शब्द। क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा यौगिक। दूसरा कौन सा हो जाएगा, यौगिक। यौगिक की हम बात करते हैं, कौन सा हो जाएगा, यौगिक। यौगिक का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से मिलकर बनते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से मिलकर बनते हैं, और यदि इनको तोड़ा जाता है तो ये अपना अर्थ नहीं खोते। क्या बोला है, जिनको तोड़ा जाता है तो ये अपना अर्थ नहीं खोते हैं। जैसे हम बात करते हैं, यह है विद्यालय। विद्यालय, देखें आप विद्यालय में विद्या प्लस आलय, ठीक है, विद्या प्लस आलय। उसी प्रकार स्नानागार, स्नान प्लस आगार। यानी सिंपल सी बात होती है कि ऐसे शब्द जो ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से मिलकर बनते हैं, जिनको तोड़ने पर अपना अर्थ नहीं खोते हैं, उनको क्या बोला जाता है, यौगिक शब्द बोलते। क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि इसको याद करने का तरीका क्या है। जब भी हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, जितनी भी संधियाँ हो जाएंगी, जितने भी समास है, जितने भी उपसर्ग है, जितने भी प्रत्यय हैं, सिर्फ समास में बहुब्रीहि समास को छोड़कर। क्या बोला हम लोगों ने, जितनी भी बात कर रहे हैं हम किसकी बात करेंगे, बहुब्रीहि समास को छोड़कर जितने भी समास रहेंगे वो सारे के सारे यौगिक होते हैं। ठीक है, यदि आपको याद नहीं है तो आप कीवर्ड याद रख लिए। जितनी भी संधियां हैं, जितने भी समास है, समास में भी बहुब्रीहि समास की हम बात करते हैं, उसको छोड़कर बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की हम बात करते हैं, ये क्या हो जाता है, सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये यौगिक हो। जैसे हम बात करें दुर्बल, दुर धन बल, निर्बल, निर्धन बल। ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्येक, प्रतिधन एक। ठीक है, इस प्रकार के हम बात करते हैं। तो यौगिक शब्द क्या होता है कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से मिलकर बने होते हैं, जिनको तोड़ने पर अपना अर्थ नहीं खोते हैं, ऐसे शब्दों को क्या बोला जाता है, यौगिक शब्द बोलते हैं। और ये जो यौगिक शब्द होते हैं, संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सारे इसी के उदाहरण, सिर्फ और सिर्फ समास में बहुब्रीहि समास को छोड़कर। ठीक है, अब हम तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात करेंगे हम किसकी, तीसरा है योग रूढ़। किसकी बात करेंगे, योग रूढ़। अब योग रूढ़ से आपको पता चल रहा है, योग का मतलब होता है यौगिक और रूढ़ का मतलब होता है रूढ़, विशेष अर्थ। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से तो मिलकर बनते हैं, लेकिन विशेष यानी रूढ़ जैसा अर्थ देते हैं, उनको बोला जाता है योग रूढ़। नाम परिभाषा समझिए, ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और रूढ़ जैसा अर्थ देता है, रूढ़ अर्थात विशेष अर्थ का बोध करवाते हैं, उनको बोला जाता है योग रूढ़। देखें कैसे, जैसे हमने बात की दशानंद, तो देखो दश प्लस आनंद। यदि हम इसकी बात करते हैं सामान्य अर्थ की बात करते, तो सामान्य अर्थ हो जाए जिसके 10 चेहरे हों, ये हो जाएगा 10 आनंद।
ठीक है। लेकिन दशानन का यदि विशेष अर्थ की हम बात करते हैं तो किसकी बात करेंगे? रावण की बात करेंगे। उसी प्रकार के हम बात करते हैं लंबोदर। लंबोदर तो आप देखेंगे लंबा प्लस उदर। यदि सामान्य बात करते हैं तो लंबा पेट, यदि सामान्य अर्थ की बात करते हैं लंबा पेट। लेकिन यदि हम बात करते हैं विशेष अर्थ की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा गणेश जी। ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल, जैसे बात की पंकज तो पंक धनज। सामान्य अर्थ की बात करें तो कीचड़ में जन्मा हुआ। लेकिन विशेष अर्थ की बात करते हैं तो कमल हो जाएगा जलज, जल प्लस ज, यानी फिर वही कमल की बात करते हैं। तो योग रूढ़ क्या होते हैं कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से मिलकर बनते हैं, रूढ़ जैसा अर्थ अर्थात एक तीसरे अर्थ का बोध करवाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा कीवर्ड मैं आपको याद करवा देती हूँ कि जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण मिलेंगे, क्या बोला? जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण मिलेंगे वो सारे के सारे योग रूढ़ के उदाहरण होते हैं। किसके होते हैं? योग रूढ़ के। मैंने पहले उसके पहले बताया कि संधि समास उपसर्ग प्रत्यय यौगिक होते हैं बहुब्रीहि समास को छोड़कर। तो जहां हम बहुब्रीहि समास की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? योग रूढ़ के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए, अभी हमने बात की थी कि व्युत्पत्ति या बनावट या रचना के आधार पर शब्द की बात की थी, जिसमें हमने रूढ़ पढ़ा था, यौगिक और योग रूढ़। तो देखिए, जब हम परिभाषा की बात की थी तो मैंने उधर आपको परिभाषा वगैरह नहीं लिखी थी, समझा दिया था। अब परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो यौगिक की जो मैंने बताया था कि वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से मिलकर बने होते हैं और यदि इनको तोड़ा जाता है तो ये अपना अर्थ नहीं खोते हैं। क्या बोला है? यदि इनको तोड़ा जाता तो अपना अर्थ नहीं खोते हैं, उनको बोला जाता है यौगिक शब्द। देखें, मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, विद्यालय, विद्याधनालय, पाठशाला, पाठधनशाला, निर्जन, निर्धनजन। तो मैंने आपको एक नोट बताया था कि जितनी भी संधि है, जितने भी उपसर्ग है, वो प्रत्यय है, और इसके अंतर्गत समास में बहुब्रीहि समास को छोड़कर हम बात करें जितने भी समास आ जाएंगे वो सारे किस में हो जाते हैं? यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। तो तीसरा प्रकार की बात की थी योग रूढ़ की, तो परिभाषा मैंने लिखी नहीं थी। तो ये देखें, तो वे शब्द जो यौगिक के समान होते हैं, क्या बोला? यौगिक के समान होते हैं, लेकिन रूढ़ जैसा अर्थ देते हैं, यानी विशेष अर्थ का बोध करवाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? योग रूढ़ कहलाते हैं। अब देखेंगे, जैसे मैंने बताया था दशानन, 10 प्लस आनंद, जिसके क्या है? किसके बात कर रहे थे? रावण की बात कर। ऐसे बहुत सारे मैंने आपको बताया बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं, बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण सब योग रूप के उदाहरण होते हैं। ये हमने अभी बात कर ली थी। अब बात करते हैं उत्पत्ति या इतिहास के बारे में बात करें। उत्पत्ति इतिहास की बात की थी तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई शब्द आया कहाँ से। ठीक है, हम बात करें कोई शब्द आया कहाँ से या उसका इतिहास क्या है, उसके आधार पर जो शब्द ये होते हैं शब्द वो कितने प्रकार के हो जाते हैं? 5 प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा तत्सम, दूसरा हो जाएगा तद्भव, तीसरा हो जाएगा देशज, चौथा हो जाएगा विदेशज और 5वां हो जाएगा संकर की। हम बात कर रहे हैं किसकी बात करते हैं हम? संकर की। तो सबसे पहले बात करेंगे तत्सम। तत्सम, तत् धन सम, यानी उसके समान। बोले किसके समान? बोले संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और ऐसे कैसे हिंदी में अपना लिए गए हैं, उन शब्दों को क्या बोलाता है? तत्सम शब्द। क्या बोले हैं कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और ऐसे कैसे हिंदी में अपना लिए गए हैं, आवश्यकता और सुविधा के अनुसार उसको बोला जाता है तत्सम। देखिए, तत्सम, उसके समान। बोले किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के जो शब्द हैं ऐसे कैसे हिंदी में अपना लिए गए हैं, उनको बोला जाता है तत्सम। अभी आपको एग्जाम में जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि इसमें से तत्सम शब्द छाटिए, तद्भव शब्द छाटिए, देशज छाटिए, विदेशज छाटिए। ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत बात करेंगे? तत्सम की बात कर रहे हैं। तो जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे अग्नि,
सूर्य, रात्रि, अक्षर, अमूल्य, ऐसे अनेक शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द थे और ऐसे कैसे हमने किस में अपना लिए हैं, हिंदी में अपना लिए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे की बात कर रहे हैं तद्भव। तद्भव, तद्भव से का अर्थ है उससे, तत् धन भव, तत् धन भव, होना, उससे होना। बोले किससे होना, बोले संस्कृत से होना। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे और परिवर्तित होकर या विकृत होकर किसमें अपना लिए गए हैं, हिंदी में अपना लिए गए हैं, ऐसे शब्द को बोला जाता है तद्भव। तद्भव यानी उससे होना, बोले किससे होना, संस्कृत से होना। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे और विकृत या परिवर्तित होकर किसमें अपना लिए गए हैं, हिंदी में अपना लिए गए हैं, ऐसे शब्द को बोला जाता है तद्भव। तो परिभाषा की बात करेंगे, जैसे हम एक एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर देखें आप एग्जाम्पल, जैसे अग्नि से आग, सूर्य से सूरज, मातृ से माता, पितृ से पिता, ठीक है, रात्रि से रात, दिवा से दिन, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये क्या है, संस्कृत का परिवर्तित रूप है। तो संस्कृत के परिवर्तित रूप को क्या बोला जाता है, संस्कृत के परिवर्तित रूप को क्या बोला जाए, तद्भव। अर्थात उससे होना नहीं, संस्कृत से होना है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर ज्यों के त्यों हिंदी में अपना लिए गए हैं, उनको क्या बोला जाता है, तद्भव बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर परिभाषा की बात है, तत् धन भव से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है उससे होना। बोले किससे होना, संस्कृत शब्दों से विकृत होकर या परिवर्तित होकर बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब तीसरा प्रकार होता है आपका है देशज। देशज क्या है, देशज यानी देशज देश में जन्मा, क्या है, देश में जन्मा। मान लो ये हमारा भारत है, ठीक है, ये क्या है, भारत है, और भारत के अंतर्गत जो है विभिन्न बोली के लोग रहते हैं, संप्रदाय के लोग रहते हैं, प्रजाति के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं। इनकी अपनी जो है एक विशेष प्रकार की बोली होती है, भाषा होती है, विभाषा होती हैं, वो सारी होती हैं। तो धीरे धीरे इनका जन्म किसी क्षेत्र विशेष में हुआ हो, ठीक है, कहाँ हुआ, किसी क्षेत्र विशेष में हुआ हो, और धीरे धीरे परिवर्तित होकर धीरे धीरे वो हिंदी में अपना लिए गए, चाहे लेखक के माध्यम से, चाहे साहित्य के माध्यम से, किस में अपना लिए गए, हिंदी में अपना लिए। परिभाषा आप समझ रहे हैं, देशज देश में जन्मा, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष में या किसी भाषा के या बोली के या संप्रदाय के थे और आवश्यकता के सुविधा के हिसाब से हिंदी में अपना लिए गए हैं, ऐसे शब्द को बोला जाता है देशज शब्द। क्या बोलते हैं, देशज शब्द की हम बात करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं लोटा, डोरी, ठीक है, लोटा, डोरी, पगड़ी, झाड़ू, बाजरा, सरसों, ऐसे अनेक शब्द हैं जो हैं वो किसके हैं, देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि इसमें से देशज शब्द छाटिए, विदेशज शब्द छाटिए, या इसके अंतर्गत बात कर रहे हैं तत्सम शब्द छाटिए, तद्भव शब्द छाटिए। ये सब किसके हम बात करेंगे, देशज शब्द के इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसके आगे का पोर्शन जो है हम कल देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।